वस्त्र के बाद हम बात करते हैं आभूषण की। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण का काफ़ी शौक था। जो राजा और उच्च वर्ग के लोग होते थे सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ित आभूषण पहनते थे। इसके बाद हम करते हैं जाति प्रथा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन कौन से हैं? स्त्रियाँ हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था, जो कि धर्म और पूजा पाठ से संबंधित कार्य करते थे। लोगों को शिक्षा देने का कार्य वो करते थे। स्त्रियों का काम था शासन चलाना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य जो होते थे वो उद्योग और व्यापार के कार्य में लगे हुए थे। शूद्र का काम था मजदूरी करना, कृषि के कार्य करना। इसके अलावा जो उच्च 3 वर्ग थे, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, स्त्रियाँ और वैश्य हो गए, उन तीनों की सेवा करना। उसके बाद हम करेंगे स्वच्छता प्रेमी लोग। हर्षवर्धन के शासनकाल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। शौच आदि का काम निपटाने के बाद स्नान किया जाता था और उसके बाद ही भोजन किया जाता था। बिना हाथ धोए भोजन नहीं खाया जाता था या फिर किसी का जूठा हुआ भोजन नहीं परोसा जाता था। इसके अलावा जो भोजन परोसा जाता था वो लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता था और उनको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता था। और जो धातु के बर्तन होते थे उन्हें मिट्टी वगैरह से अच्छे से मांज के दोबारा प्रयोग में लाया जाता था। उसके बाद हम करेंगे उच्च नैतिक चरित्र। हर्षवर्धन के शासनकाल में नैतिक चरित्र पर विशेष बल दिया जाता था। लोग जो थे वो झूठ बोलने को, चोरी करने को, हेराफेरी करने को पाप समझते थे। आगे है सामाजिक संस्कार। हर्षवर्धन के शासनकाल में अनेक प्रकार की सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। सती प्रथा उस टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। हर्ष की माता यशोमती जो थी, जब हर्ष के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो उनके पीछे सती हो जाती है। और जो हर्ष की बहन थी राज्यश्री, वो भी सती होने जा रही थी, लेकिन उसे बाद में बचा लिया गया था। सती प्रथा के अलावा उस टाइम बाल विवाह, जादू टोना, बलि जैसी अनेक बुराइयां भी समाज में प्रचलित थी। आगे हम करेंगे आर्थिक व्यवस्था के विषय में। तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले करते हैं कृषि। हर्षवर्धन के शासनकाल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। उस टाइम कृषि जो है वो हल और बैलों की सहायता से की जाती थी। गेहूँ, चावल, जौ, चना, अनेक प्रकार की सब्जियां, फलों आदि की कृषि की जाती थी। उस टाइम वैसे तो ज़्यादातर कृषि जो थी वो वर्षा पर आधारित थी, लेकिन इसके अलावा अनेक कृत्रिम साधन भी प्रयोग में लाए जाते थे सिंचाई करने के लिए, जैसे कुएं हो गए, तालाब, नदी नाले आदि का प्रयोग भी उस टाइम सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है पशुपालन। कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो उस समय के लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, कुत्ते आदि अनेक प्रकार के जानवर पालते थे, जिससे वो अपना कृषि कार्य करते थे। और कई पशुओं से वो खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त करते थे। किसी से मांस हो गया, किसी से दूध हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है उद्योग और व्यापार। हर्षवर्धन के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय थे। सबसे बड़ा व्यवसाय जो था वो सूती वस्त्र उद्योग का था, जिसमें यहाँ के जो सूती वस्त्र थे उनकी मांग विदेशों में काफ़ी थी। इसके बाद दूसरा प्रमुख उद्योग था लौह उद्योग। लौह उद्योग में अनेक प्रकार की तलवारें बनाई जाती थी, ढाले, गदा, तीर, नेज़े वगैरह, यानी कि जो कृषि से और युद्ध से संबंधित जो हथियार थे उनका उत्पादन लौह उद्योग में किया जाता था। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उद्योग था लकड़ी उद्योग, जिसमें लकड़ी से अनेक प्रकार का सामान बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त आभूषण उद्योग, बर्तन उद्योग आदि अनेक प्रकार के उद्योग उस टाइम
प्रचलित थे। फिर हम बात करते हैं व्यापार की। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार जो है वो सड़कों के माध्यम से होता था, और जो बाह्य व्यापार था वो नदियों और समुद्रों के मार्ग द्वारा किया जाता था। उस टाइम जो है भारत के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, जैसे ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, जावा, सुमात्रा के साथ। ठीक है, आगे हम करते हैं धार्मिक अवस्था के विषय में। तो सबसे पहले करते हैं बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म जो था 2 शाखाओं के अतिरिक्त अन्य 18 शाखाओं में बढ़ चुका था। बौद्ध धर्म के विषय में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। प्रत्येक शाखा के अलग से धार्मिक नियम होते थे, उनके अलग धार्मिक ग्रंथ होने लगे, मठ भी और विहार वगैरह भी इन प्रत्येक शाखा का अपना अलग अलग होता था। ठीक है, तो इस टाइम जो है बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर था, लेकिन इसकी जो महायान शाखा है वो इस टाइम काफ़ी लोकप्रिय थी, और हर्षवर्धन ने भी महायान शाखा को अपनाया था और उसके प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग भी किया था, और उनके शासनकाल में ये शाखा जो है काफ़ी प्रचलित हो गई थी, लोकप्रिय हो गई थी। उसके बाद हम करते हैं हिंदू धर्म। हर्षवर्धन पहले हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और उनके शासनकाल में ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदू धर्म का पालन करते थे। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। चीन के लोग जो थे वो भारत को ब्राह्मणों का देश कहकर पुकारते थे। हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी, और हिंदू धर्म में अधिकतर जो लोग थे वो वैष्णव, शिव और अग्नि देवता की पूजा करते थे। हिंदू लोग जो थे अपने देवी देवताओं की पूजा जो है मूर्ति के रूप में करते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई थी ताकि वो अपने देवताओं की पूजा कर सकें। उसके बाद हम करते हैं शिक्षा के विषय में। तो इसका पहला पॉइंट है शिक्षा केंद्र। हर्षवर्धन के समय में भारत में शिक्षा ब्राह्मणों के घरों में जो मंदिर होते थे या मठ होते थे उनमें शिक्षा दी जाती थी। सब बच्चे को जो पहली शिक्षा दी जाती थी वो ब्राह्मण के घर में या मंदिर में ही दी जाती थी। शिक्षा का जो काल था वो 5 वर्ष से शुरू होकर 25 या 30 वर्ष तक चलता था, यानी कि 5 से लेकर 25 या 30 वर्ष तक एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती थी। उस टाइम बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता था। विद्यार्थीगण जो होते थे यानी कि विद्यार्थी अपने शिक्षक को पूरा मान सम्मान देते थे, पूरा आदर करते थे। जो शिक्षक होते थे वो भी काफ़ी चरित्रवान होते थे। इसके बाद हम करते हैं विश्वविद्यालय। ह्यून-त्सांग के अनुसार हर्ष के समय में भारत में तक्षशिला, नालंदा या गया जैसे जो है विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी यानी कि विश्वविद्यालय उस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। देश विदेश से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ह्यून-त्सांग ने भी यहाँ 2 वर्ष तक रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए आते थे, और उन्हें 1500 शिक्षक जो है वो शिक्षा प्रदान करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती थी। वहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे उनका खाना पीना रहना सब कुछ क्या था, फ्री था। हर्ष ने क्या कर रखा था, जो 200 गांव थे करमुक्त थे जिन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगा होता था, वो इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने दे रखे थे ताकि उससे उनका खर्चा चलता रहे। यानी कि जो टैक्स वगैरह आता था वो यूनिवर्सिटी के पास आता था जिससे उसका खर्चा चलता था। इसके अलावा जो धनी लोग होते थे या राजा होता था टाइम टाइम पर उन्हें दान करते रहते थे यूनिवर्सिटी को। एक बात और इसकी खास थी, यहाँ जो विद्यार्थी एडमिशन लेते थे तो एडमिशन के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। और प्रवेश परीक्षा जो थी वो इतनी टफ होती थी, इतनी कठिन होती थी कि उसमें
इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे कि 10 में से केवल 2 या 3 विद्यार्थी ही उस विद्यालय में एडमिशन ले पाते थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में या उनके निजी जीवन के बारे में या उनके टाइम में जो ह्यून-त्सांग ने भारत की यात्रा की थी उनके बारे में जितना भी आपको करवाया वो अच्छे से करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ये रिपीट होता रहता है, तो आप इसे अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।